हेलो एस्पिरेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हमारे सारथी बैच का लेक्चर नंबर 31 है। जैसे कि आपको पता है, हम ऑप्शन गाइनी के कुछ लेक्चर्स कर चुके हैं। लगभग अभी ऑप्शन गाइनी के 14 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम ओबीजी गायनिकोलॉजी के 15th लेक्चर पे पहुंच चुके हैं। अगर हम ओवरऑल सारथी बैच की बात करें तो 31st लेक्चर है। ओबीजी का पार्ट 15 आज आपके सामने है। लास्ट टाइम हमने कैलकुलेशन ऑफ ईडीडी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब हम आज चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड एएनसी इसके भी कुछ क्वेश्चन किए थे, बट इसी टॉपिक को वापस से कर रहे हैं कॉज इसके कुछ क्वेश्चंस अभी हमें करने हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये आपका क्वेश्चन कहाँ पे आया हुआ है? तो इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया, LEUCORRHEA, ल्यूकोरिया, ल्यूरिया, जो भी आपने इसको प्रोनाउंस करना है, स्पेलिंग मैंने बता दी। फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया अकर्स इन ऑल द फॉलोइंग सिचुएशंस। ये कह रहा है कि फिजिकल ल्यूकोरिया एक कंडीशन है, वो होती है सभी कंडीशंस में इसको छोड़ के, एक्सेप्ट मतलब इनमें से किसी एक कंडीशन को छोड़ के बाकी सब में फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया देखने को मिलता है। ठीक है, क्या है वो? सबसे पहला ऑप्शन जो है, प्री मेंस्ट्रुअल फेज में फिजिकल ल्यूकोरिया देखने को नहीं मिलता है क्या? मिड मेंस्ट्रुअल फेज में, वाइल यूजिंग मिनी पिल के टाइम पे, या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे। याद रखना, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी फिजिकल ल्यूकोरिया देखने को मिलता है। वाइल यूजिंग मिनी पिल, उसका भी फिजिकल ल्यूकोरिया देखने को मिलता है। मिड मेंस्ट्रुअल फेज में भी देखने को मिलता है। लेकिन अभी अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल आया ही नहीं है, मेंस्ट्रुअल फेज आया ही नहीं है, प्री मेंस्ट्रुअल फेज है, इसमें किसी भी तरह का फिजिकल ल्यूकोरिया देखने को नहीं मिलता। अब ये फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया होता क्या है, इसको समझते हैं। तो देखो, फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया सबसे पहले समझो। फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया क्या है? फिजियोलॉजिकल ल्यूकोरिया is the medical term for normal healthy vaginal discharge. Normally वेजाइना के थ्रू एक डिस्चार्ज होता है that keeps the vaginal tissue clear, जो वेजाइना के टिश्यू को क्लियर रखता है, मॉइस्ट रखता है, गीला रखता है, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करता है। तो फिजिकल ल्यूकोरिया क्या होता है ये आपको पता चल गया। अब एक्सप्लेनेशन क्या थी इसकी? फिजिकल ल्यूकोरिया अकर ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल। किसकी वजह से होता है ये? एस्ट्रोजन लेवल के बढ़ने की वजह से होता है। ड्यूरिंग ओवुलेशन, ओवुलेशन के टाइम पे एस्ट्रोजन बढ़ा हुआ होता है। इट अकर इन मिड मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज के मिड में भी ये बढ़ जाता है। और इसके साथ में इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम पे भी ये बढ़ता है। इन रेस्पॉन्स टू सेक्सुअल एक्सट्रीमिटी, जब सेक्सुअल एक्सट्रीमिटी, सेक्सुअल इरोजल होता है उस टाइम पे भी ये बढ़ जाता है। ड्यूरिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, जब हम ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं क्योंकि उसमें भी एस्ट्रोजन होता है, तब भी ये बढ़ जाता है। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी का जब हम यूज करते हैं उस टाइम पे भी ये बढ़ जाता है। बट प्री मेंस्ट्रुअल में कहां बढ़ेगा? अभी मेंस्ट्रुएशन हुई नहीं है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन आपका राक एमएससी नर्सिंग में पूछा गया है 2010 में। क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द वॉल्यूम ऑफ टाइडल एयर इंक्रीज बिकॉज देयर इज। अब देखो होता क्या है बेसिकली, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, एमएसएन के अंदर ये टॉपिक आएगा, उसमें हम लंग्स कैपेसिटी, लंग्स की कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। टाइडल वॉल्यूम पढ़ेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पढ़ेंगे, है ना, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम पढ़ेंगे, वाइटल कैपेसिटी के ऊपर पढ़ेंगे, ठीक है, टोटल लंग कैपेसिटी के ऊपर पढ़ेंगे। वो सारी कैपेसिटीज हम पढ़ेंगे कहाँ पे? हम रेस्पिरेटरी में। अभी मैं आपको बता दूं कि बात हो रही है टाइडल वॉल्यूम के ऊपर, टीवी के ऊपर। ये टीवी क्या होता है? नॉर्मली आप अभी अभी मैं आपको टीवी समझाऊं क्या होता है। तो नॉर्मली जो आप सांस ले रहे हो, जो आप छोड़ रहे हो, नॉर्मल कंडीशन में जितना हम सांस ले रहे हैं, जितना हम छोड़ रहे हैं, नॉर्मली इसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। क्लियर? तो ये टाइडल वॉल्यूम जो है ये बढ़ जाता है फीमेल में। क्लियर? इतना याद रखना, जब प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसमें टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होती है फीमेल के अंदर। अंदर जो है फीटस ग्रो हो रहा है, फीटस डेवलप हो रहा है, नई जान जो है बन रही है अंदर, तो उसको भी ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ती है। तो वो कैसे बढ़ेगी? अगर टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा, जितना एयर ले रहे थे अगर उतनी नॉर्मल लेंगे, तो देखो हमने अभी पिछले लेक्चर्स में देखा मदर का वेट भी बढ़ जाता है, बॉडी में बहुत ज्यादा मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आती हैं, तो उसके तहत टाइडल वॉल्यूम भी बढ़ता है। तो क्या क्वेश्चन है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द वॉल्यूम ऑफ टाइडल एयर इंक्रीज बिकॉज देयर इज, किसकी वजह से बढ़ता है? हमको वजह पूछिए। एन इंक्रीज इन टोटल ब्लड वॉल्यूम, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है इसलिए बढ़ता है क्या? तो ब्लड वॉल्यूम के साथ कोई लेना देना नहीं है। इंक्रीज एक्सपेंशन ऑफ द लोअर रिब, जो लोअर रिब होती है क्या वो एक्सपैंड होगी तो टाइडल वॉल्यूम बढ़ेगा? देखो रिब डायरेक्टली चेस्ट से रिलेटेड है, डायरेक्टली जो आपकी थोरेसिक कैविटी है उसके साथ रिलेटेड है, जहां लंग्स है उससे रिलेटेड है। तो ये मुझे थोड़ा आंसर लग रहा है। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डायफ्राम, जब डायफ्राम जो है
ऊपर जाएगा तो ऊपर जो स्पेस है ये कम होगी या ज्यादा होगी? ये तो कम हो जाएगी। तो कम होगी तो टाइडल वॉल्यूम इससे कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? कम हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। रिलेटिव इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द रिब केज, कि रिब केज की हाइट बढ़ जाती है, कुछ नहीं, तो आंसर बी आ जाएगा, इंक्रीज एक्सपेंशन ऑफ द लोअर रिब। लोअर रिब जो है वो एक्सपैंड करता है। कैसे एक्सपैंड करता है, कितना एक्सपैंड करता है, किसके इन्फ्लुएंस में एक्सपैंड करता है, वो सारी चीजें आपको मैं अगली एक्सप्लेनेशन स्लाइड में एक एक चीज डाइसेक्ट करके समझाऊंगा। देखो ध्यान से समझो अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या है। तो एक्सपेंशन ऑफ रिब केज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन, तो किसकी वजह से हो रहा है एक्सपेंशन? प्रोजेस्ट्रॉन की वजह से होता है। ध्यान रखना, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो कब होता है ये? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी causes the tidal volume to increase 30 to 40%। कितने परसेंट? 30 से 40% बढ़ जाता है, लगभग 4 सेंटीमीटर अपवर्ड हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो। इस डायग्राम में आप देखो, यहाँ पे डायग्राम में भी आप देखो, जो ये रिब केज था, ये नॉर्मल फीमेल थी तो रिब केज ऐसे है यहाँ पे। तो जैसे ही प्रेग्नेंट फीमेल में देखो, अब ये रिब केज ऐसे एलिवेट हुआ, ठीक है, एक्सपैंड हो गया ये। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिब केज एक्सपैंड होता है। और ये देखो चेस्ट भी आगे आगे की तरफ आ गई है। क्लियर? तो ये चेस्ट का पूरा यहाँ पे टाइडल कैपेसिटी बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है ताकि एयर ज्यादा है। तो ये डायग्राम में काफी चीजें थी। इस डायग्राम को मैं यहीं रखता हूँ ताकि आप इसको देखो और चीजों को समझो भी। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डायफ्राम, तो होता क्या है? अपवर्ड। देखो 30 से 40% बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? 30 से 40% टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द डायफ्राम ड्यू टू ग्रेविडा अपवर्ड। अब देखो ये जो ग्रेविडा है, ये बेबी है अंदर, इसकी वजह से जो डायफ्राम था वो डायफ्राम ऊपर की तरफ अपवर्ड चले जाएगा। और जब ये डायफ्राम ऊपर जाता है ना, तो डायफ्राम की ऊपर जाने की वजह से डिक्रीज हो जाएगी वहां पे जगह। तो क्या लिखा है? रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये क्या करेगा? डायफ्राम ड्यू टू ग्रेविडा यूट्राइन रेजिड्यू टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, रिड्यूस टाइडल वॉल्यूम। तो ये क्या कर रहा है? ग्रेविडा ग्रेविडा यूट्रस जो है ये रिड्यूस कर रहा है टाइडल वॉल्यूम। लेकिन याद रखना, ओवरऑल टाइडल वॉल्यूम बढ़ जाता है, क्योंकि जब रिबकेज ही बाहर की तरफ निकल जाएगा और वाइडनिंग भी हो जाती है, जिसकी वजह से टाइडल वॉल्यूम ओवरऑल बढ़ जाता है। डायफ्राम जो ऊपर की तरफ आता है ग्रेविडा की वजह से, उससे थोड़ा टाइडल वॉल्यूम तो कम होता है, लेकिन ओवरऑल अगर हमको टाइडल वॉल्यूम पूछे तो वो ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। क्लियर? तो यहाँ पे ये लिखा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। द सब कॉस्टल एंगल, अब ये सब कॉस्टल एंगल क्या हुआ? फ्रॉम 68 डिग्री टू 103 डिग्री एट टर्म। तो 68 डिग्री सब कॉस्टल एंगल होता है। क्या होता है सब कॉस्टल एंगल? ये देखो, सिर्फ एक ही तरफ से नहीं बढ़ रहा है, दो दो तरफ से बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? देखो सब कॉस्टल एंगल को समझो। ये नॉर्मली एंगल था फीमेल का 68.5 डिग्री, ये था एंगल 68.5 डिग्री, ये सब कॉस्टल एंगल होता है। तो बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ऐसा था, लेकिन एंड जब हुआ ट्राइमेस्टर का तो देखो ये कितना ज्यादा वाइड हो चुका है। तो 103.5 डिग्री एंगल ये वाइड हो गया। तो यहाँ पे देखो, मतलब जो चेस्ट है वो आगे भी निकलती है और फैलती भी है, चौड़ी भी होती है छाती फीमेल की, क्योंकि टाइडल कैपेसिटी बढ़ानी है। और यहाँ पे जो डायफ्राम ऊपर आएगा उससे थोड़ा बहुत कम होगी टाइडल कैपेसिटी, लेकिन उतनी खास कम नहीं होती है। इज इट क्लियर? तो सब कॉस्टल एंगल आपको पता चल गया। तो जो ये जिफिस्टर्नम के पास जो एंगल है, ये वाला एंगल, इसको सब कॉस्टल एंगल कहते हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में? तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है? द सब कॉस्टल एंगल फ्रॉम 68 डिग्री टू 103 डिग्री एट टर्म एंड ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ चेस्ट आल्सो इंक्रीज। जो ट्रांसवर्स डायमीटर है चेस्ट का, इस तरह से जो डायमीटर है चेस्ट का, ये भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। कौन सा ट्रांसवर्स डायमीटर? ये वाला जो डायमीटर है, ये भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है बाय एक्सपेंशन ऑफ द लोअर रिब। किसकी वजह से? जो लोअर रिब है वो एक्सपैंड करती है, उसकी वजह से ये बढ़ जाता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है? तो इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग में पूछा गया है 2021 में, और राग 2011 2018। देखो 11 का क्वेश्चन 21 में, 11 का क्वेश्चन 18 में, तो कितनी बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन क्या है? फिजियोलॉजिक एनीमिया। देखो अब फिजियोलॉजिकल एनीमिया जो है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज रिजल्ट ऑफ। फिजियोलॉजिकल एनीमिया का मतलब हो गया खून की कमी, ठीक है, आरबीसी कम हो जाते हैं, एचबी कम हो जाता है, एचबी की कमी, आरबीसी की कमी, हिमेटोक्रिट की कमी, इसको क्या बोलते हैं हम? एनीमिया। लेकिन यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एनीमिया है। तो फिजियोलॉजिकल क्यों लगाया है वो मैं आगे समझाऊंगा। पहले समझो, फिजियोलॉजिकल एनीमिया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ, किसकी वजह से ये होता है? क्या इंक्रीज हो जाता है ब्लड वॉल्यूम ऑफ द मदर? क्या डिक्रीज हो जाता है? डिक्रीज डाइटरी इनटेक ऑफ आयरन, ये तो बिल्कुल नहीं आएगा। डिक्रीज इरिथ्रोपोइटिन, ये भी नहीं आएगा। इसका आंसर क्या है? ए, इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम ऑफ द मदर। ब्लड का जो वॉल्यूम है
ब्लड का जो वॉल्यूम है, ब्लड का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या, ब्लड में जो प्लाज्मा कंटेंट था ना, ये प्लाज्मा जो है ये बढ़ जाता है। किसके कंपैरिजन में, ब्लड में जो सेल्स थी, आरबीसी थी, है ना, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, इनके कंपैरिजन में प्लाज्मा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हीमोडाइल्यूशन देखने को मिलता है। आगे समझाता हूँ क्या है। अब ये वाली जो एक्सप्रेशन वाली स्लाइड है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझना। बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी एक एक्सप्लेनेशन वाली स्लाइड से निकल जाएंगे। आने वाले टाइम में जो भी क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से आएगा वो आप इजीली कर पाओगे। बस यहाँ पे कॉन्शियसली चीजों को समझो, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल एनीमिया, जो फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ प्रेगनेंसी होता क्या है, स्यूडो एनीमिया, ये बेसिकली फॉल्स एनीमिया होता है। डायरेक्टली खून की कमी नहीं होती, किस वजह से, किस तरह से खून की कमी है वो समझो। तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया ऑफ ए प्रेगनेंसी, जिसको हम स्यूडो एनीमिया बोलते हैं ऑफ प्रेगनेंसी, अकर ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन। तो हीमोडाइल्यूशन हो जाती है, डाइल्यूशन हो जाती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया, देखो होता क्या है बेसिकली, मैं आपको नॉर्मली समझाऊं। एक सोल्यूशन होता है, ठीक है, सोल्यूशन में क्या होता है, जैसे अगर मेरे पास ये पानी है, इस पानी के अंदर मैंने शक्कर डाल दिया, ठीक है। पानी में जब मैंने शक्कर डाला ना, तो पानी जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, और शक्कर मैंने इसमें डाला सोल्यूट, तो बन गया सोल्यूशन। ये तो सोल्यूशन में दो चीजें होती हैं, एक सॉल्वेंट होता है, थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन अच्छे से ही करूं ताकि हमेशा के लिए आपको ये क्लियर हो जाए चीज। तो देखो जो सोल्यूशन बनता है ना, सोल्यूशन, ये सोल्यूशन बनता है दो चीजों से, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जो सोल्यूट होता है और जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट मेजर अमाउंट होता है, लगभग 80% होता है सॉल्वेंट, फॉर एग्जांपल वाटर, और सोल्यूट जो होता है वो 20% होता है, फॉर एग्जांपल शुगर, ठीक है। और अब मैंने इस बीकर में वाटर सॉल्वेंट लिया और इसमें सोल्यूट ऐड किया, शुगर। तो ठीक है, जब मैं इसमें सोल्यूट ऐड करूंगा तो सोल्यूट ऐड करने से ये क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। क्लियर। अब अगर मैं इस सोल्यूशन में, अगर मैं किसी सोल्यूशन में सोल्यूट बढ़ा दूं, सोल्यूट बढ़ा दूं, बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, तो इस सोल्यूशन को बोलते हैं कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। तो अगर मैं किसी सोल्यूट में, मतलब मैं इस पानी में शक्कर बहुत ज्यादा घोल दूं, तो ये अब कंसंट्रेटेड हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं किसी सोल्यूशन में सोल्यूट कम कर दूं, सोल्यूट कम कर दूं और सॉल्वेंट बढ़ा दूं, मतलब शक्कर बिल्कुल कम डालूं, पानी ज्यादा डालूं, तो ये हो जाता है डाइल्यूट। क्या हो जाता है, डाइल्यूट। तो अगर एक ब्लड में प्लाज्मा बढ़ा दें, प्लाज्मा मतलब कौन, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बढ़ा दें, और सोल्यूट मतलब कौन, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी थी वो कम कर दें, तो ये डाइल्यूट हो जाएगा, तो डाइल्यूट हो जाएगा। हीम मतलब कौन, ब्लड, डाइल्यूट मतलब क्या, मतलब उसमें सेल्स की कमी, तो हीमोडाइल्यूशन हो जाता है। देखो टर्मिनोलॉजी को पकड़ो, बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये जो मैंने आपको बताया ना, ये कोई रॉबर्ट साइंस नहीं थी, ये क्लास 12th में आपने सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा, ये आपने क्लास 8th में सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा, या आपने क्लास 10th में केमिस्ट्री में सोल्यूशन चैप्टर पढ़ा होगा। बस फर्क इतना है, उस टाइम पे बेसिक ढंग से क्लियर नहीं करवाए टीचर ने, या करवाए भी तो हमने तब ध्यान से नहीं सुना। बट कोई बात नहीं, हमें यहाँ पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। अभी अगर हमें समझ में आ गया, दैट्स इट, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको सोल्यूशन, ये सारी कहानी सुनाई। अब समझो आप यहाँ पे बात क्या चल रही थी, डिस्कशन क्या चल रही थी। डिस्कशन ये है कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया का मतलब हो गया प्रेगनेंसी में ये होता है, जो कि सीडो एनीमिया होता है। सीडो एनीमिया क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये डायरेक्टली ब्लड की कमी नहीं है, ब्लड के अंदर सेल्स की कमी है, ठीक है। अकर ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान हीमोडाइल्यूशन हो जाता है, ठीक है। और ये हीमोडाइल्यूशन होना बहुत जरूरी है। क्यों हीमोडाइल्यूशन होता है, कॉज जो फीटस है ना, उस फीटस को आरबीसी से ऑक्सीजन लेना है, तो हीमोडाइल्यूशन की वजह से जो क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूजन है ना प्लासेंटा के थ्रू, जो फीटस को चीजें मिलेंगी वो इजीली पास ऑन हो जाती हैं। उस पासेज को इजीली करने के लिए मदर की बॉडी के अंदर ब्लड हीमोडायनेमिक हो जाता है, तो ये अच्छा भी है, ये अच्छा ही है, ठीक है, समझ आ गया। तो ये कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, ये कोई इमरजेंसी कंडीशन नहीं है। हीमोडाइल्यूशन फीमेल में देखा जाता है, कॉज फीटस को हमने पूरा प्रोडक्ट, फीटस को ग्लूकोज पहुंचाना है, फीटस को ऑक्सीजन पहुंचानी है, सारी चीजें पहुंचाने के लिए ही हमने इसको डाइल्यूट, अगर कंसंट्रेटेड रखेंगे तो नहीं पहुंच पाएगा फीटस तक, क्योंकि फीटस की जो डिफ्यूजन एफिनिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं है, समझ आया। तो देखो अब क्या है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज, प्रेगनेंसी के दौरान प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ जाता है, 50% बढ़ जाता है, वियर एज द रेड ब्लड सेल काउंट इंक्रीजेस ओनली 30%। देखो ओवरऑल जो है ब्लड बढ़ता है जब फीमेल
प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो ब्लड किस रेशो में बढ़ता है, बढ़ना ये सेम रेशो में चाहिए था प्लाज्मा और सेल्स को, लेकिन प्लाज्मा 50% इंक्रीज होते हैं, आरबीसी 30% इंक्रीज होते हैं, और जो ये फीस जो 20% का जो खेल बीच में हुआ है, इसी वजह से तो हीमोडायनेमिक कंडीशन, हीमोडाइल्यूशन कंडीशन वहां पे बनी है। Whereas the red blood cell count increases only 30%, which result into hemodilution। इसकी वजह से क्या हुआ, हीमोडाइल्यूशन हुआ, डिक्रीज हुआ हीमेटोक्रिट लेवल। ये हीमेटोक्रिट लेवल क्या है, ये हीमेटोक्रिट क्या है, समझो आप जरा डेफिनेशन ऑफ हीमेटोक्रिट को। अब देखो डेफिनेशन ऑफ हीमेटोक्रिट, अगर हम एचसीटी को देखें कैसे निकालते हैं, तो ये एक ब्लड है, ब्लड के अंदर अगर हम ब्लड को एक टेस्ट ट्यूब में रखेंगे तो आपको पता है कुछ देर के बाद ब्लड सेल्स जो है नीचे बैठ जाते हैं और बाहर प्लाज्मा, ऊपर प्लाज्मा तैरता है, तो ये ऊपर प्लाज्मा है। तो देखो ये आरबीसी मास नीचे आ गया ऑरेंज कलर का। एचसीटी परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज ऑफ आरबीसी मास टू ओरिजिनल ब्लड वॉल्यूम। कैसे निकालते हैं एचसीटी, वॉल्यूम ऑफ आरबीसी अपॉन टोटल ब्लड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ आरबीसी को टोटल ब्लड वॉल्यूम के साथ डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ, निकल जाता है हमारे पास एचसीटी परसेंटेज। क्लियर हो गया। अब ये फिजियोलॉजिकल हीमोडाइल्यूशन होता क्या है, तो उसको समझते हैं। तो देखो फिजियोलॉजिकल हीमोडाइल्यूशन इज अ कंप्लीटली नॉर्मल, ये कंप्लीटली नॉर्मल है, मैंने आपको बताया ना क्यों हो रहा है, तो ये कंप्लीटली नॉर्मल है। हेल्दी प्रोसेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये एक हेल्दी प्रोसेस है प्रेगनेंसी के दौरान। वेयर योर टोटल ब्लड वॉल्यूम एक्सपैंड सिग्निफिकेंटली, जहां पे आपका जो टोटल ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ता है। टू सपोर्ट योर ग्रोइंग बेबी, किसके लिए, जो आपका बेबी फीटस पेट में पल रहा है उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है ब्लड का अमाउंट बढ़ना। बिकॉज योर लिक्विड प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज much more rapidly that your red blood cells count, it creates a dilution। अब आपका जो प्लाज्मा है वो रैपिडली बढ़ रहा है एज कंपेयर टू आरबीसी, इसलिए वहां पे डाइल्यूशन क्रिएट हो रही है। इफेक्ट दैट नेचुरली लोअर योर हेमेटोक्रिट, इसकी वजह से हेमेटोक्रिट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि द परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल इन योर ब्लड, जो परसेंटेज ऑफ रेड ब्लड सेल है वो कम हो जाएगी एज कंपेयर टू प्लाज्मा। दिस नेचुरल ड्रॉप इज ऑफन रेफर टू एज फिजियोलॉजिकल एनीमिया। इसी नेचुरल ड्रॉप को हम फिजियोलॉजिकल एनीमिया कहते हैं। तो इसमें डायरेक्टली हम फीमेल को नहीं कहेंगे इसमें खून की बिल्कुल ही कमी है, वो फिजियोलॉजिकल ये एनीमिया है, हेल्दी प्रोसेस है फीमेल का ऑफ प्रेगनेंसी, एंड इट इज एक्सपेक्टेड इन ऑलमोस्ट एवरी हेल्दी प्रेगनेंसी। और ये चीज जो है हर हेल्दी प्रेगनेंसी में हमको देखने को मिलती है। और क्यों होती है वो मैंने रीजन आपको बता दिया, कॉज वहां पे एब्जॉर्प्शन, वहां पे डाइल्यूशन जो है प्लासेंटा के पास, मतलब बेबी को है जो वो सफिशिएंट अमाउंट में सब कुछ मिलना चाहिए, बेबी को इनसफिशिएंसी नहीं मिलनी चाहिए प्लासेंटा के थ्रू, इसलिए हेमोडायनेमिक कंडीशन जो है वो हेमोडाइल्यूशन कंडीशन जो है फीमेल में बनती है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? बेसिक कंसेप्ट था, इजी कंसेप्ट था, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक किया करो। समझ में आ रहा है, जो पॉइंट आपको नया पता चलता है, जहां पे आपको खुशी होती है कि हाँ हमको बहुत अच्छा लग रहा है, वहां जरूर अपने एक्सप्रेशंस को बाहर निकाला करो। कॉज जो हम एफर्ट लगा रहे हैं ना, हमको क्या चाहिए आपसे, हमको आपसे बस एक चीज चाहिए, आपका सिलेक्शन। और क्या चाहिए आपसे, और जो आप ये अप्रिशिएट करते हो, कमेंट्स आपके इतने प्यारे प्यारे आते हैं ना, वही कमेंट्स फ्यूल होते हैं। वही जो कमेंट्स हमें हमारी टीम भेजती है कि सर ये बहुत अच्छा कमेंट आया है, इस स्टूडेंट की हेल्प हो रही है, स्टूडेंट की हेल्प हो रही है, यहाँ तक हमारे वीडियोस पहुंच गए। मैं लास्ट में आपको बोलता हूँ कि मुझे बताओ कहाँ से आप लेक्चर देख रहे हो, ताकि हमें पता चलता है। कॉज आज जो इतना प्यारा माध्यम हमें, देखो हमारे टाइम पे ये चीज नहीं थी, यूट्यूब पे नहीं था, कोई टीचर नहीं पढ़ाते थे, फ्री में नहीं होता था, सब ऐसे ही पैसे लेके होता था सब कुछ। और यूट्यूब अगर मैं आपको बताऊं, ये जो वीडियोस आप देखते हो, मैं कभी आपको ना इसका शेयर भी करूंगा, आपको कभी किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि यूट्यूब कितना पैसा देता है। तो आपको एक चीज मैं बताऊं सीधा सीधा, कि एक जो वीडियो पूरा बनता है ना 1 घंटे 1.5 घंटे का, उसका मुश्किल से 7-8 रुपए बनता जनरेट होता होगा। ठीक है, तो उतना ज्यादा अमाउंट कोई नहीं मिल रहा यूट्यूब पे। हम पैसे के लिए नहीं आए, हम सिर्फ यूट्यूब पे आपकी सिलेक्शन के लिए आए हैं, आपके प्यार के लिए आए हैं, आपके आशीर्वाद के लिए आए हैं। आपके पेरेंट्स, आप जब देख रहे हो लेक्चर को, देख रहे हो, समझ रहे हो, अप्रिशिएट, आपको अंदर से लगता है कि आपको समझ आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो आपके पेरेंट्स भी तो खुश हो रहे हैं कि कोई इनकी हेल्प कर रहा है। तो आपके पेरेंट्स की ब्लेसिंग हमें मिले, आपकी ब्लेसिंग्स हमें मिले, इसीलिए हम ये काम करते हैं। ठीक है, हम बस आपकी सिलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम पे हमें पढ़ना था तो हमें बताने वाले कोई उतने नहीं थे, बट आज जब हमें पता है और हमारे जैसे कोई है, तो हम वो दिन भी नहीं भूले। इसलिए ही आपकी हेल्प करने के लिए पीएनडब्ल्यू को बनाया गया, इसीलिए आपकी हेल्प करने के लिए सारथी बैच को डिजाइन किया गया। अदरवाइज पीआर यादव, मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स ने पीआर यादव को पढ़ाया है। आप एक बार पीआर यादव, सभी जिन्होंने भी पढ़ाया है वहां से देखो,
और पी आर यादव सारथी बैच से पी आर यादव को समझो, आपको डिफरेंस समझ में आएगा। ऐसा नहीं है उन टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया, उन्होंने भी अच्छा पढ़ाया, बखूबी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सभी, बट जो एफर्ट पढ़ाने में, जो बेसिक्स क्लियर करने में, जो एफर्ट हम लगा रहे हैं, उसमें आपको डिफरेंस खुद से दिखेगा। और पी आर यादव स्टार्ट तो सबने की है, बट एंड कोई नहीं कर पाया इसको। बट मैं प्रॉमिस करता हूं आपके साथ, आप मेरे साथ डटे रहो, हम इस पी आर यादव को कंप्लीट करेंगे। मेजर सब्जेक्ट तो करने ही करने हैं, माइनर भी देख लेंगे, बट मेजर तो करने ही करने हैं। लगभग 7-8 हजार एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे, और इसी साल हमने इसको कंप्लीट भी करना है, ये हमारा टारगेट भी है। क्लियर। टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, बिल्कुल टाइम मैनेज नहीं हो पाता, बट फिर भी हम वीक की 3 लेक्चर्स ला रहे हैं। आगे देखेंगे, अभी 1-1.5 महीना तो बहुत ज्यादा हेक्टिक है। उसके बाद अगर टाइम निकला कुछ, कोई अगर हमारे पास कोई निकलता है कोई स्लॉट बीच में, कोई ऑफलाइन, अगर हम एक क्लासेस बीच में अगर हमको ऐसे शफल करने के लिए थोड़ा सा टाइम साथी बैच के लिए मिला, तो हम और लेक्चर्स को इंक्रीज करेंगे 4-5। और अगर जब लगेगा कि बहुत लेट हो रहा है, तो हम वीक के मतलब 6 के 6 दिन भी हम लेक्चर डालने को देखेंगे। क्लियर। कॉज आपको पता है यहाँ पे एक ही टीचर सभी सब्जेक्ट को देखना है, मुझे सारे सब्जेक्ट में खुद ही करवा रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। क्लियर। तो क्वालिटी कंटेंट के लिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज करो, थोड़ा सा धैर्य रखो, साथ में रहो, आपका सिलेक्शन हम करवाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अभी अच्छा लगा था, तो अभी लाइक कर दिया करो, अभी कमेंट कर दिया करो, कॉज आपके लाइक कमेंट शेयर यही सब हमारी स्ट्रेंथ है। क्लियर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पे है, वो केरला पीएससी में आया हुआ है, स्टाफ नर्स मार्च 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। सवाल क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हेमाटोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब हेमाटोलॉजिकल ब्लड में जो चेंजेस हो रही हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सब वो हैं एक्सेप्ट इसको छोड़ के। किसको छोड़ के? क्या ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है? तो बिल्कुल होता है। क्या टोटल एचबी वॉल्यूम इंक्रीज होता है? यार एचबी वॉल्यूम टोटल इंक्रीज होता है क्या? एचबी वॉल्यूम भी बढ़ता है, 30% बढ़ता है, तो बिल्कुल बढ़ता है। क्या हिमेटोक्रिट लेवल इंक्रीज होता है? यार हिमेटोक्रिट तो डिक्रीज होता था, तो ये इंक्रीज नहीं होता है। तो क्या प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज होता है? बिल्कुल होता है। तो सी इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे राक एमएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2017 में और 2018 में पूछा गया है। सवाल क्या पूछा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज कॉमन इन प्रेगनेंसी। इनमें से कौन सी कंडीशन कॉमन है प्रेगनेंसी में? क्लाइंट इन सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कौन सी जो कंडीशन है वो कॉमन है? क्या ब्रेस्ट एब्सिस होगा? तो एब्सिस क्यों होगा भाई? मेटाबॉलिक एसिडोसिस डिजीज है, तो डिजीज कंडीशन क्यों लानी है हमने? ठीक है। उसके बाद फिजियोलॉजिकल एनीमिया, तो बिल्कुल होता है। रेस्पिरेटरी एल्कोलाइसिस नहीं होता है, तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में एग्जाम जिपमर स्टाफ नर्स 2017 का क्वेश्चन है। और ये मत घबराना कि एल्कोलाइसिस को नहीं समझाया, एसिडोसिस को नहीं समझाया, ये सब मैं समझाऊंगा। अभी एफओएन स्टार्ट होने वाला, मतलब स्टार्ट हो गया है, अभी इसमें आगे हम एल्कोलाइसिस एसिडोसिस भी आ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे जिपमर में पूछा गया है, 2017 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डिक्रीज लेवल ऑफ हिमेटोक्रिट। हिमेटोक्रिट का लेवल डिक्रीज होता है इन ब्लड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज ड्यू टू। किसकी वजह से होता है? क्या ब्लड लॉस हो रहा है इसलिए होता है? यार ब्लड लॉस क्यों होगा? क्या हीमो कंसंट्रेशन हो रही है? हीमो कंसंट्रेशन मतलब आरबीसी वगैरह बढ़ रहा है क्या? नहीं, कंसंट्रेशन तो नहीं हो रही है। क्या हीमो डाइल्यूशन हो रहा है? तो बिल्कुल हाँ, हीमो डाइल्यूशन ही तो होता है। अभी पीछे समझा दिया मैंने पूरा हीमो डाइल्यूशन क्या होता है। तो एनीमिया नहीं होता, हीमो डाइल्यूशन होता है। इज इट क्लियर? अब डाइल्यूट क्या हुआ, कंसंट्रेट क्या हुआ, ये भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे उत्तराखंड में ये पूछा गया है, नर्सिंग 2021 में। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग सीवीएस चेंजेस, कार्डियोवास्कुलर चेंजेस। अब ये बोल रहा है इनमें से कौन सा फॉलोइंग रिगार्डिंग कार्डियोवास्कुलर चेंजेस प्रेगनेंसी इज फॉल्स। कौन सा गलत है कार्डियोवास्कुलर चेंजेस को लेके? ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। क्या ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है? तो बिल्कुल होता है प्रेगनेंसी के दौरान। हार्ट रेट इंक्रीज होता है क्या? ब्लड वॉल्यूम, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है कि हाँ बिल्कुल, हार्ट रेट थोड़ा सा इंक्रीज होता है फीमेल में। कॉज फीमेल में देखो ब्लड पंप करना है तो ज्यादा अमाउंट का ब्लड पंप करना है, वॉल्यूम बढ़ा है तो थोड़ा सा इंक्रीज होता है, हार्ट रेट इंक्रीज होता है। कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है। क्या कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है? तो बिल्कुल कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज होता है। ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज होती है। अबे विस्कोसिटी कहाँ? विस्कोसिटी मतलब गाढ़ा, गाढ़ा कब होगा? जब आरबीसी बढ़ेगा, हिमेटोक्रिट बढ़ेगा। वो तो नहीं है, डाइल्यूट रखा है हमने इसको। तो यहाँ पे ये सरासर गलत कंडीशन है, तो हमको दी भी क्या थी? फॉल्स ढूंढनी थी। तो डी इसका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो एक्सप्लेनेशन में देखो, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, आरबीसी, टोटल ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ जाता है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? ऐसे टोटल 1 मिनट में आपका हार्ट जो है कितना ब्लड को पंप कर रहा है, वो है ये। कार्डियक आउटपुट,
हार्ट रेट एंड डिक्रीज सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस, जो डिक्रीज हो जाता है, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। अब ये सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस वगैरह ये सारी चीजें ना सीवीएस में पढ़ेंगे, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे। हेमेटोक्रिट एंड डायस्टोल बीपी, क्लियर, डायस्टोल बीपी भी क्या होता है, कम हो जाता है, क्लियर। अब डायस्टोल क्या होता है, दो बीपी होते हैं 120/80, आपने पढ़ा होगा। ये क्या होता है 120/80 mm। एचजी आपका नॉर्मल क्या होता है, बीपी होता है। इसमें जो ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर, ऊपर वाले को हम बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, क्लियर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मतलब जो कॉन्ट्रैक्शन से हो रहा है, डायस्टोलिक मतलब जो रिलैक्सेशन से। अब ये कॉन्ट्रैक्शन से क्या, रिलैक्सेशन से क्या, हर्ट क्या है, एक एक चीज को पॉइंट वाइज अच्छे से पढ़ाया जाएगा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन क्या कहां पे पूछा गया है, राक एमएससी नर्सिंग में आया हुआ एंट्रेंस 2016 में, पीजीआई चंडीगढ़ में भी 16 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, द मेन कार्डियक आउटपुट इज कंपैरेटिवली हाई, जो मेन कार्डियक आउटपुट है वो कंपैरेटिवली हाई होता है इन फीटस एंड इज एस्टिमेटेड टू बी। तो कार्डियक आउटपुट जो होता है फीटस का वो हाई होता है, कितना हाई होता है वो हमको पूछा गया है, कितना एस्टिमेटेड, तो याद रखना 350 ml पर मिनट, 350 ml पर मिनट होता है। तो देखो द मेन कार्डियक आउटपुट इज comparatively higher in fetus and is estimated to 350 ml per kg per minute। तो फिर 350 ml पर kg पर मिनट है, तो कंपैरेटिवली ये कितना ज्यादा है, 70 से 80 ml पर kg पर मिनट इन एडल्ट से ज्यादा है। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डी ट्रिपल एस बी नर्सिंग में पूछा गया है 2019 में। क्वेश्चन क्या है, चेंज दैट चेंज दैट डज नॉट अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो कौन सा चेंज है जो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं हो रहा है इन सब में। तो देखो लो हेमेटोक्रिट होता है क्या, बिल्कुल होता है। इंक्रीज टोन इन लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, ऐसा कुछ पढ़ा क्या, इसोफेजियल स्फिंक्टर में कोई टोन शोन में दिक्कत हो रही है, ये तो हमने नहीं पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं होता। इंक्रीज इन प्लाज्मा वॉल्यूम बिल्कुल होता है। हीमोडाइल्यूशन बिल्कुल होता है। तो हमको क्या पूछा था, नॉट अकर, तो बी इसका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो टोन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर डिक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन which lead to regurgitation of stomach acid in esophagus which cause heartburn, nausea and vomiting। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा था, changes that does not occur during pregnancy, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सी चेंजेस नहीं होती हैं, कौन सी चेंजेस नहीं होती है प्रेगनेंसी के दौरान, लो हेमेटोक्रिट, ये होता है क्या, ये होता है। इंक्रीज इन प्लाज्मा, ये भी होता है। हेमोडाइलेशन, ये भी होता है। तो इंक्रीज टोन इन लोअर इसोफेजस लिखा है, तो टोन जब इंक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे क्या है, लोअर इसोफेजल डिक्रीज हो जाते हैं, डिक्रीज ड्यूरिंग, टोन ऑफ डिक्रीज होती है, यहाँ क्या लिखा था, इंक्रीज, बढ़ जाएगी टोन। तो जब बढ़ जाएगी तो वो रिगर्जिटेशन नहीं होने देगा, उल्टा कम हो जाती है। तो जब ये टोन कम किसकी वजह से होती है, प्रोजेस्टेरोन की वजह से होती है। तो जो डिक्रीज हो गई टोन प्रोजेस्टेरोन की वजह से, इसकी वजह से जीआरडी होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स होता है। जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसमें जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, हार्ट बर्न होता है। एक तो ये कंडीशन है क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की वजह से जो आपका इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है उसकी टोन कम हो जाती है। और एक है जीआरडी के लिए रिस्पॉन्सिबल जो ग्रेविडा मदर होती है, जब पेट बढ़ेगा फीमेल का, जब ग्रेविडा ऊपर की तरफ बच्चा आएगा, बच्चादानी जब बड़ी होगी, यूट्रस जब बड़ा होगा, तो डायफ्राम ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा ना, तो उसकी वजह से स्टमक पे, नीचे स्टमक में जो प्रेशर लगता है, तो स्टमक का जो एरिया अंदर वाला उसमें प्रेशर लगता है, तो वहां से भी एसिड के जाने के चांसेस रहते हैं। वो कंडीशन भी आगे हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, झारखंड एसएससी नर्सिंग स्टाफ नर्स 2022 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, What is रीजन ऑफ हार्टबर्न इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में हार्टबर्न का रीजन क्या है। तो रिगर्जिटेशन ऑफ स्टमक एसिड इन एसोफेगस, क्या स्टमक का एसिड एसोफेगस में आता है इसलिए हार्टबर्न होता है, तो बिल्कुल इस वजह से होता है। एक्सेस सेक्रेशन ऑफ बाइल का कोई लेना देना नहीं है, बाइल तो एडुडिनम में आ रहा है, ठीक है। हाइपरएमेसिस ग्रेविडम, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। हाइपरएमेसिस ग्रेविडम क्या है, जो वॉमिटिंग होती है फीमेल को प्रेगनेंसी के दौरान, एक्सिस पर, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो ये डायग्राम मैंने आपको बताया था ना कि अभी हो क्या रहा है, लेस स्टमक स्पेस, स्टमक को स्पेस कम मिलती है क्योंकि यहाँ पे देखो आप ग्रेविडा बच्चा ऊपर है, तो ये प्रेस कर रहा है, आपका प्रेस कर रहा है स्टमक को, तो ये एसिड जो है जल्दी से, एसिड जो है यहाँ से बाहर भी जाता है, ऊपर से जो स्फिंक्टर होता है इसकी भी टोनिसिटी कम हो जाती है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राक एमएससी नर्सिंग 2013 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है, which type of blood transfusion is safe in, important question, कौन सा ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेफ होता है एनीमिया पेशेंट में ड्यूरिंग लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब लेट स्टेज है प्रेगनेंसी की, फीमेल को हमने टेस्ट किया, फीमेल का जो ब्लड काउंट है वो कम आया,
तो हमने बोला कि इसको एनीमिया, इसको ब्लड चढ़ाना है, तो कौन सा ब्लड चढ़ाया जाता है? देखो मैंने आपको पहले ही बोला फीमेल को हीमोडाइल्यूशन है, उसमें वाटर कंटेंट, प्लाज्मा कंटेंट तो ठीक ठाक है, उसको जब हमने ब्लड देना है ना तो हमने उसको पैक्ड ब्लड देना है जिसमें आरबीसीज वगैरह होंगे। तो ऑप्शन में आपने सीधा समझना है क्या, फ्रेश ब्लड देंगे क्या, फ्रेश ब्लड ट्रांसफर फास्ट ड्रिप तो बिल्कुल नहीं, फ्रेश ब्लड ट्रांसफ्यूज ऑफ स्लो ड्रिप, फ्रेश ब्लड नहीं देना है इसमें सारा ब्लड, तो पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन बाय स्लो ड्रिप, तो याद रखना पैक्ड सेल देंगे ट्रांसफ्यूजन और स्लो ड्रिप रखेंगे। कितना रेट रखेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, और ये होता है पैक्ड ड्रिप का, ये आप जो देख रहे हो ये पैक्ड ड्रिप है, क्लियर, ध्यान से समझो, ये पैक्ड ड्रिप है, क्लियर। तो ओ ब्लड ग्रुप है, RH। देखो यहाँ पे अब आप समझो, इसको मैं डायग्राम को यहीं रखता हूँ ताकि ये यहाँ पे रहे, और मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ के अब आपको बताता हूँ। तो ओनली पैक्ड सेल वॉल्यूम, तो पीसीवी ओनली पैक्ड सेल वॉल्यूम बाय स्लो ड्रिप, रेट कितना है 10 ड्रॉप पर मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट, 10 ड्रॉप पर मिनट रखने हैं, और ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, तो लेट स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में इसको ट्रांसफर करना है। इन सीवियरली एनीमिया, जब सीवियर एनीमिया होगा पेशेंट में, तब पेशेंट टू प्रिवेंट फ्लूइड ओवरलोड विच में कॉज कार्डियक फेलियर, और अगर आप डायरेक्टली चढ़ा दोगे सीधा नॉर्मल ब्लड तो कार्डियक फेलियर हो जाएगा ना, फ्लूइड वाले में इतना बढ़ जाएगा, क्लियर। अब और कार्डियक फेलियर क्यों होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि फीमेल का जो हार्ट होता है वो हीमोडाइलेशन की वजह से, तो ऑक्सीजन की डिमांड कम है तो हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, तो हार्ट और ज्यादा बीट करता है कि नहीं मुझे ऑक्सीजन पूरा करना है, उसको लग रहा है मैं ही इनएफिशिएंट हूं, जबकि ब्लड के अंदर आरबीसी कम है, हीमोडाइलेशन इतना ज्यादा है, क्या हीमोटोक्रिट लेवल इतना नीचे गिर चुका है कि ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी हो रही है। तो ऑक्सीजन इनसफिशिएंसी के तहत अगर हम वापस से उसको पूरा ब्लड दे देंगे तो उसमें प्लाज्मा भी उतना ही दे देंगे, तो हार्ट पे लोड बढ़ जाएगा, तो हार्ट फेलियर हो सकता है, तो हमको उसको पैक्ड ब्लड देना है जिसमें सिर्फ आरबीसी होंगे। तो देखो ए पैक्ड सेल ट्रांसफ्यूजन मेडिकली ट्रीटमेंट, मेडिकली टर्म्ड ए पैक्ड रेड ब्लड सेल, इसको क्या बोलते हैं, पीआरबीसी, पैक्ड रेड ब्लड सेल ट्रांसफ्यूजन इज द इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, वेन के थ्रू इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, ऑफ कंसंट्रेटेड रेड ब्लड सेल, इसमें कंसंट्रेटेड, अब कंसंट्रेटेड क्या है बता दिया है, कंसंट्रेटेड ब्लड सेल दैट हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम होल ब्लड बाय रिमूविंग मोस्ट ऑफ द लिक्विड प्लाज्मा, तो मोस्ट ऑफ द लिक्विड प्लाज्मा इसमें से निकाला गया है, इसमें सिर्फ आरबीसी भरे गए हैं। इट्स परमिट पर्पस, इट्स जो इसको प्राइमरी पर्पस है वो क्या है, इस प्राइमरी पर्पस इज टू रैपिडली रिस्टोर द ब्लड, इसको रैपिडली रिस्टोर करना है हमने ब्लड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, क्योंकि ब्लड में ब्लड तो है लेकिन उसमें ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी आरबीसीज कम है, टू टिश्यू विदाउट ओवरलोड द पेशेंट सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि पेशेंट के सर्कुलेटरी सिस्टम पे हमने ओवरलोड नहीं डालना है विद एक्सेस फ्लूइड, इसलिए हम इसको क्या देते हैं, पीआरबीसी देते हैं। तो जो पीआरबीसी क्या हो गया, पैक्ड रेड ब्लड सेल, इज इट क्लियर, हो कितना 10 ड्रॉप पर मिनट, रेट भी पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहां पे पूछा गया है, ईएसआईसी स्टाफ नर्स 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अ प्रेग्नेंट वुमेन विजिट अ हॉस्पिटल, एक प्रेग्नेंट वुमेन हॉस्पिटल में विजिट करती है विद हेमोग्लोबिन लेवल लेस देन 8 ग्राम पर डीएल, तो 8 ग्राम पर डीएल से कम है इसका, 7 दिन बिफोर डिलीवरी, दिस द आइडियल ट्रीटमेंट इज, अब खून कम है तो खून चढ़ाएंगे भाई, तो क्या करेंगे इसको, गिविंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ए इसका आंसर आ जाएगा, अब ज्यादा कुछ नहीं सोचेंगे। अब देखो, if a woman has hemoglobin lower than 7 ग्राम पर डीएल एंड प्रेगनेंसी इज 34 वीक और मोर, 34 वीक की है, 34 से ज्यादा है और ब्लड उसमें 7 ग्राम से कम है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन विल बी द ओनली चॉइस ऑफ ऑप्शन टू ट्रीट एनीमिया, तो यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही आपको करना है, यही ओनली चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट है, बिकॉज देयर इज 7 डे बिफोर डिलीवरी, क्योंकि 7 ही दिन है तो आयरन वायरन देने की कोई, तो कब बनाएगा वो ब्लड, इसलिए डायरेक्टली ब्लड दे देते हैं। सो एक्सेप्ट ट्रांसफ्यूजन ऑन अदर इंटरवेंशन विल स्लो इफेक्ट, तो ये जो ऑरल आयरन देंगे हम उसको, ठीक है, ये बाकी जितनी भी चीजें ये स्लो इफेक्ट करेंगी, क्लियर। अब बाकी ऑप्शन क्या पढ़े, रिलेवेंट मिल गया। नेक्स्ट अब इसमें देखो, अब आपको ये चीजें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट चीजें, मेल एडल्ट में कितना ब्लड नॉर्मल होता है, 13.5 से 7.5 ग्राम पर डीएल, नॉन प्रेग्नेंट एडल्ट फीमेल में 12 से लेकर 15.5 ग्राम पर डीएल होता है, और प्रेग्नेंट फीमेल ओवरऑल अगर हम देखें तो 11 से लेकर 13 ग्राम डीएल होता है ब्लड, इज इट क्लियर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अगर हम बात करें तो 11 ग्राम पर डीएल होता है, हायर भी हो सकता है, सेकंड ट्राइमेस्टर में 10.5 ग्राम पर डीएल, और हायर भी हो सकता है, द लोअर पॉइंट ऑफ डाइल्यूशन, यहाँ पे लोअर पॉइंट ऑफ डाइल्यूशन होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर में 11 ग्राम पर डीएल और हायर हो सकता है, इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहाँ पे पूछा गया है, आरयूएचएस पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस 2013 में क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हेन प्लानिंग केयर
फॉर अ 14-year-old फीमेल हु इज प्रेग्नेंट, देखो 14 साल की बच्ची ही है और ये प्रेग्नेंट हो गई है, अ नर्स शुड रिकॉग्नाइज दैट द एडोलिसेंट इट इज एट रिस्क ऑफ। अब वो 14 साल की जो एडोलिसेंट बच्ची है उसका सबसे बड़ा रिस्क क्या है, नर्स क्या रिस्क समझेगी इसमें, क्या ग्लूकोज इंटॉलरेंस होगा उसमें, क्या फेटल क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज हो सकती हैं, क्या इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स, क्या उसका सर्विस इनकॉम्पिटेंट हो सकता है, क्या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। तो यहाँ पे ना आपका मैक्सिमम का आंसर जो है वो इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स आएगा, क्योंकि छोटी है, बट नहीं, याद रखना आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया उसमें देखा जाएगा 14 साल की बच्ची में। देखो एडोलिसेंट्स आर एट हाई रिस्क ऑफ प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन सच एज आयरन डेफिशिएंसी, याद रखना हमेशा एनीमिया, ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन हम गलत करते हैं, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। प्रेगनेंसी इंक्लूड हाइपरटेंशन, अब और क्या क्या है, एक तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा पीआईएच प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी की वजह से हाइपरटेंशन होगा, प्री मैच्योर लेबर, तो लेबर जल्दी आ जाएगा, प्री मैच्योर अभी मैच्योरिटी से पहले, लो बर्थ वेट बेबी हो सकता है, एलबीडब्ल्यू न्यूबॉर्न, ठीक है, सिफेलोपेल्विक डिसरप्शन, सिफेलोपेल्विक बेबी का जो सिफेलिस होगा और जो पेल्विस का डिसरप्शन होगा, सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन, सीपीडी, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एंड सब्सटेंस अब्यूज, इसका जो है जो एडोलेसेंट हाई रिस्क होती है प्रेगनेंसी में, तो ये सब कंडीशंस आती हैं। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एसएसबी में पूछा गया, ये डीएचएन नर्सिंग ऑफिसर फेब 2018 में, विच ऑफ दीज इज साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ। अब कौन सा ऐसा साइन हमको फीमेल में देखने को मिलता है जिससे हमको पता चलता है कि इसने पहले बच्चे को जन्म दिया हुआ है? क्या ओवियाइड यूट्रस होता है इसका, क्या कॉनकेव सर्विक्स विद राउंड एक्सटर्नल ऑस होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है। तो गैपिंग, हाँ गैपिंग इंट्राइटिस ये है, गैपिंग इंट्राइटिस वेजाइना जो है वो खुला हुआ होता है, वेजाइना जो है वो ओपन टाइप होता है, तो कैसा होता है ये गैपिंग इंट्राइटिस होता है। ये गैपिंग इंट्राइटिस, इसमें क्या वेजाइना थोड़ा वेजाइनल कैनाल ओपन होती है। देखो गैपिंग इंट्राइटिस रेफर्स टू वेजाइनल लूजिंग, ठीक है, वेजाइना लूज हो जाता है, लूजिनेस हो जाती है, और वेजाइनल गैपिंग भी इसको हम बोलते हैं, लूजिंग भी बोलते हैं। दैट अकर इन द वेजाइना, वेजाइना के अंदर होता है। इट हैपन आफ्टर वेजाइनल डिलीवरी, कब होता है ये? वेजाइनल डिलीवरी में। अब वेजाइनल डिलीवरी हुई है तभी वेजाइनल गैपिंग देखने को मिलती है, लेकिन अगर सर्जरी से सी सेक्शन से बेबी को पैदा किया तो वेजाइनल लूजिंग जैसी चीज हमको देखने को नहीं मिलती है। बट इट इज आल्सो एसोसिएटेड विद एजिंग एंड मेनोपॉज, और ये किससे एसोसिएटेड है? एजिंग से और मेनोपॉज से। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे इग्नू पोस्ट बीएससी नर्सिंग नवंबर 2019 में और राग 2013 में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? द ब्लड प्रेशर इन नॉर्मल प्रेगनेंसी इज, तो ब्लड प्रेशर इन नॉर्मल, नॉर्मली ब्लड प्रेशर क्या होता है प्रेगनेंसी में? हाई होता है, लो होता है? तो देखो स्लाइटली इंक्रीज होता है तो बिल्कुल नहीं, ठीक है, मार्कली इंक्रीज होता है तो बिल्कुल नहीं, नॉट इंक्रीज होता है तो याद रखना कम होता है ब्लड प्रेशर हमेशा, तो नॉट इंक्रीज जाएगा इसका आंसर। ब्लड प्रेशर इंक्रीज वाले ये तो नहीं आएंगे। तो देखो ध्यान से समझो, ड्यू टू डिक्रीज, किसकी वजह से? ड्यू टू डिक्रीज वेस्कुलर रेजिस्टेंट काज बाय प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन से जो वेस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, दैट मैटरनल बीपी इज डिक्रीज 10%, इसकी वजह से, प्रोजेस्टेरॉन की वजह से जो मैटरनल बीपी होता है वो 10% कम होता है। देयर आर स्लाइटली डिक्रीज इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है डिनोमिनेटर वाला वो कम होता है। एंड एमएबीपी क्या हो गया? मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, जो मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर है वो भी 5 से 10 mmHg कम होता है। हाईएस्ट डिक्रीज ड्यूरिंग सेकंड ट्राइमेस्टर, तो सेकंड ट्राइमेस्टर में सबसे ज्यादा ड्रॉप देखा जाता है हमको ब्लड प्रेशर का। अब पीआईएच इसीलिए तो प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन अगर हुई वो इसीलिए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि ज्यादा प्रेशर होगा तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा, तो इनसफिशिएंसी होगी। मतलब सारी चीजें जो हो रही है ना फीमेल में चेंजेस हो रही हैं, ये बेबी को डेवलप सही तरह से डेवलप करवाने के लिए हो रही है और फीमेल को कोई हार्म ना हो। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राग एमएससी नर्सिंग 2017 में क्वेश्चन पूछा गया और इग्नू 2012 में क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है? टू प्रमोट, या हमने प्रमोट करना है किसको? टू प्रमोट कंफर्ट ड्यूरिंग लेबर, लेबर के दौरान हमने कंफर्ट प्रमोट करना है। नर्स एडवाइस ए क्लाइंट टू एज्यूम सर्टेन पोजीशंस एंड अवॉइड अदर। अब यहाँ पे नर्स जो है, मतलब फीमेल को हमने कंफर्ट प्रोवाइड करना है लेबर के टाइम पे, ठीक है, ड्यूरिंग लेबर के दौरान, तो नर्स एडवाइस करेगी फीमेल को, नर्स एडवाइस करेगी पेशेंट को कुछ सर्टेन पोजीशंस और अवॉइड करने को बोलेगी अदर। विच पोजीशन में कॉज मैटरनल हाइपोटेंशन एंड फीटल हाइपोक्सिया, ऐसी कौन सी पोजीशन मदर जो लेगी जिसकी वजह से फीटस में हाइपोक्सिया होगा, उसको कम ऑक्सीजन मिलेगी और मदर में हाइपोटेंशन होगी,
कम उसमें बीपी जो है बहुत कम हो जाएगा, तो वो कंडीशन होती है, याद रखना, सुपाइन पोजीशन। तो पीठ के बल मदर नहीं लेटती, क्योंकि पीठ के बल जब लेटेगी तो वेना केवा प्रेस हो जाती है, तो उसकी वजह से जो है हाइपोटेंशन होती है और फीटल हाइपोक्सिया होता है। इसका जो है आंसर सी आएगा। अब इसमें एक्सप्लेनेशन देखो, आंसर सी है, एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। सडन फॉल इन बीपी ड्यू टू डिमिनिश्ड वेनस रिटर्न। तो जैसे सडन फॉल किसकी वजह से होता है, डिमिनिश्ड वेनस रिटर्न हो जाता है, कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ वेना केवा। वेना केवा कंप्रेस होती है किसकी वजह से, बाय ग्रेविडा यूट्रस, क्योंकि यूट्रस है, ग्रेविडा यूट्रस है पेट के अंदर। तो पेट के बल अगर इसे पीठ के बल फीमेल लेटेगी, तो पीठ के बल लेटने की वजह से फीमेल के वेना केवा पर प्रेशर पड़ेगा ग्रेविटी की वजह से। व्हेन द प्रेग्नेंट वुमेन रेस्ट फ्लैट ऑन हर बैक, सुपाइन पोजीशन कॉल्ड सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम। इसको क्या बोलेंगे, सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम और वेना केवा सिंड्रोम। तो सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम, वेना केवा सिंड्रोम, दो नई चीजें आपको पता चली। टू अवॉइड सुपाइन हाइपोटेंसिव सिंड्रोम, तो इसको अवॉइड करने के लिए द नर्स शुड एडवाइज द प्रेग्नेंट वुमेन टू टेक रेस्ट इन हर लेफ्ट लेटरल साइड। तो नर्स हमेशा फीमेल को कहेगी अपने लेफ्ट लेटरल साइड आप लेटे रहो, जिसकी वजह से आप हाइपोटेंशन से बचोगे। द लो the low venous return in supine hypotensive syndrome result in decrease placental perfusion। तो इसकी वजह से प्लासेंटा में परफ्यूजन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड पोटेंशियली इन फीटल हाइपोक्सिया, और इसकी वजह से फीटस को ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, उसको फीटल हाइपोक्सिया बोलेंगे। इज इट क्लियर, यहां तक बात समझ आ गई। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका एएसआईसी स्टाफ नर्स में आया हुआ है, कोलकाता बेंगलुरु में 2012 में। क्वेश्चन क्या है, वाई प्रेग्नेंट वुमेन एडवाइस फॉर लेफ्ट लेटरल पोजीशन। क्यों उसको लेफ्ट लेटरल पोजीशन करने के लिए बोलते हैं, टू प्रिवेंट प्लासेंटल डैमेज का कोई लेना देना नहीं है, टू प्रिवेंट फीटल कोई लेना देना नहीं है, टू प्रिवेंट सुपाइन हाइपोटेंशन, बिल्कुल सुपाइन हाइपोटेंशन से इसको रोकना है, टू प्रिवेंट तो ये भी नहीं आएगा, सी इसका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, एसएसबी में क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, ये क्वेश्चन मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं, तभी आपको होमवर्क दिया है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट में करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बीएसएफ स्टाफ नर्स 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे, इफ ए प्रेग्नेंट वुमेन हैज स्वोलन फीट, अगर फूले हुए पैर मतलब स्वेलिंग है उसके फीट्स में, देन विच एक्टिविटी इज फॉरबिडन टू हर। तो कौन सी एक्टिविटी हम उसको रोक देंगे कि ये एक्टिविटी मत करो, इसकी वजह से आपको जो है पैर सूजे हैं या पैर सूजे हुए हैं, तो ये एक्टिविटी आपको नहीं करनी है, नहीं तो ज्यादा सूजेंगे। क्या है वो, ले डाउन करवाएंगे उसको हम, क्या क्या है ये, कौन सी एक्टिविटी, ले डाउन एक्टिविटी। नो मोर सिटिंग, ज्यादा देर बैठे मत रखो। नो स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, या शूज आर फॉरबिडन, शूज हम लगाना उसको मना करेंगे। याद रखना, फीमेल जब खड़े रहेगी ना तो ज्यादा देर खड़े रहेगी, क्योंकि होता क्या है, जो वेनस रिटर्न था हमारी एक्सट्रीमिटी से प्रेगनेंसी के दौरान, वो वेनस रिटर्न ज्यादा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से स्वेलिंग होती है। तो नो स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग पीरियड, ये रोकेंगे हम उसको कि ज्यादा देर खड़े ना रहो। तो देखो ये फीमेल है, इसके पैर जो है, इसके पैर, जो प्रेग्नेंट फीमेल है इसके पैर जो है वो सूज गए हैं, तो स्वेलिंग हुई है इनको, तो पेडल एडिमा हुआ है फीमेल को। अब हम इस फीमेल को क्या रिकमेंड करेंगे, इस फीमेल को हम रिकमेंड करेंगे तो डिपेंडेंट पेडल एडिमा इज ए कॉमन थर्ड ट्राइमेस्टर कॉम्प्लिकेशन। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में कॉम्प्लिकेशन देखी जाती है, रिलीज टू डिक्रीज वेनस रिटर्न फ्रॉम द एक्सट्रीमिटी, क्योंकि जो वेनस रिटर्न लोअर एक्सट्रीमिटी से था वो कम हो जाता है। द वुमेन इज एडवाइज टू रेस्ट फ्रीक्वेंटली, तो वुमेन को एडवाइस किया जाता है आप रेस्ट फ्रीक्वेंटली रेस्ट करो। टू एलिवेट हर फीट, अपने फीट्स को कोई तकिया वगैरह कुछ नीचे रखेंगे जिससे फीट थोड़े ऊपर रहे ताकि ब्लड फ्लो नीचे की तरफ हो। अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग, तो ज्यादा देर खड़ा रहना इसको मना किया जाएगा, अवॉइड किया जाएगा। शुड रिपोर्ट प्रॉम्प्टली एडिमा ऑफ द फेस, अगर फेस में एडिमा हो गया तो आपको रिपोर्ट करना है, हैंड्स में और स्क्लेरा एरिया टू फैसिलिटेट अर्ली डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। और अगर एडिमा बढ़ जाए, स्क्लेरा में हो जाए, बाकी एरियाज में हो जाए, तो रिपोर्ट करना है, क्योंकि ये पीआईएच की प्रॉब्लम हो सकती है, इंड्यूस कर रहा है प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका राग एमएससी नर्सिंग में आया हुआ है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द फीचर्स ऑफ फिजियोलॉजिकल एडिमा आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। अब जो फीचर्स हैं फिजियोलॉजिकल एडिमा के, ये इनमें से एक को छोड़ के, स्लाइटली डिग्री एंगल एडिमा, क्या स्लाइटली डिग्री एंगल एडिमा में होगा, तो बिल्कुल एंकल के वहां पे एडिमा वहां पे होगा। एसोसिएटेड फीटस ऑफ प्रीएक्लेम्पशिया, प्रीएक्लेम्पशिया के कोई साथ कोई लेना देना है क्या इस एडिमा का, तो नहीं, कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। डिसअपियर ऑन रेस्ट अलोन, तो जैसे रेस्ट करेगी फीमेल ये एडिमा डिसअपियर हो जाता है, बिल्कुल सही। एब्सेंस ऑफ कार्डियक एंड रीनल
पैथोफिजियोलॉजी, कोई कार्डिक पैथोफिजियोलॉजी है क्या, कोई रीनल डिसफंक्शन है क्या जिसकी वजह से इडेमा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, इसकी वजह से कोई नहीं, एब्सेंट है ये, ठीक है। तो मतलब क्या पूछा था, द फीचर ऑफ फिजियोलॉजिकल एडिमा आर द फॉलोइंग, ये फीचर्स हैं फिजियोलॉजिकल एडिमा के, किस किस वजह कैसे हो रहा है, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा बी, क्योंकि इसका कोई एसोसिएशन फीटस के साथ, क्योंकि गलत ही हमको ढूंढना है, एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो स्लाइटली डिग्री एंकल एडिमा होता है, बिल्कुल होता है, एसोसिएटेड विद एसोसिएटेड फीटस ऑफ प्रीएक्लेम्पसिया, तो कोई लेना देना नहीं है, तो यही इसका आंसर आएगा। और जब हम रेस्ट करेंगे तो क्या एडिमा खत्म होगा, बिल्कुल हो जाता है। एब्सेंस ऑफ कोई भी किसी भी तरह का कार्डिक प्रॉब्लम नहीं है, रीनल पैथोफिजियोलॉजी नहीं है, तो ये एडिमा क्यों है, क्योंकि रिटर्न कम है, तो ये इसका बी जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन क्या, ये एक्सप्लेनेशन क्या है, फिजियोलॉजिकल एडिमा, जो फिजियोलॉजिकल एडिमा है जिसको हम ऑर्थोस्टैटिक एडिमा भी बोलते हैं, ऑर्थोस्टैटिक एडिमा इज स्लाइट डिग्रीज ऑफ एडिमा अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विदाउट एनी पैथोलॉजी, किसी पैथोलॉजी किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं हुआ है, एंड विच इज सबसाइड ऑन रेस्ट, जैसे रेस्ट करेंगे तो सबसाइड हो जाएगी, एंड विथ स्लाइटली एलिवेटेड ऑफ लिम्ब, जैसे हम लिम्स को अपने एलिवेट रखेंगे तो इससे भी हट जाएगी, और रेस्ट करेंगे इससे भी एडिमा खत्म हो जाता है, कोई मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी पैथोजन की वजह से तो हुआ नहीं है। ईएसआईसी स्टाफ नर्स में क्वेश्चन आया हुआ है 2009 में। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच शुड अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इनमें से क्या चीज प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करनी है, स्मोक अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है, टोबैको, तीनों चीजें अवॉइड करनी है, ये नहीं कि सिगरेट पियेंगे कोई दारू नहीं पियेंगे, तो ऑल ऑफ दी अबव, ये कोई भी नशीला पदार्थ यूज नहीं करना है, तो बच्चे को दिक्कत हो सकती है। तो आंसर क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, अवॉइड मदर टू advise mother to avoid consumption of alcohol, smoke, drug and tobacco chewing during pregnancy because it may increase chances of IUGR, intrauterine growth retardation, टेरिटोजेनिक इफेक्ट। अब ये टेरिटोजेनिक इफेक्ट क्या थे पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ। स्मॉल बेबी एंड एबॉर्शन, स्मॉल बेबी होगा, एबॉर्शन हो सकता है, ठीक है। कॉज ऑफ स्मोकिंग विल बाइंड विद हेमोग्लोबिन, अब देखो स्मोकिंग जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड या स्मोकिंग जो है ये बाइंड करेंगे हेमोग्लोबिन के साथ, एंड रिड्यूस अवेलेबिलिटी हेमोग्लोबिन फॉर फीटस, तो फीटस को हेमोग्लोबिन की अवेलेबिलिटी नहीं मिले, धुआं ही धुआं होगा, ठीक है, बच्चा वहीं नशे में ही खत्म हो जाएगा, अभी बाहर आया ही नहीं था और पहले ही खत्म कर दिया तुमने, ठीक है। नेक्स्ट अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, कहाँ पे पूछा गया है ये एग्जाम, आरयूएचएस पोस्ट बेसिक नर्सिंग एंट्रेंस 2015 में है। क्वेश्चन क्या है, नोजिया एंड वॉमिटिंग कॉमनली experienced by many women during the first trimester। अब देखो नोजिया और वॉमिटिंग देखा जाता है ज्यादातर कॉमनली फीमेल में, कब देखा जाता है, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखा जाता है। इज एन अडॉप्शन टू द इंक्रीज लेवल ऑफ, किसकी वजह से ये होता है नोजिया वॉमिटिंग, कौन सा किसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, क्या एस्ट्रोजन की वजह से होता है, तो नहीं, एस्ट्रोजन तो पहले से ही था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये भी था, तो इसकी वजह से कहाँ होगा, प्रोजेस्टेरॉन ये भी पहले से ही था मार्केट में, तो होना होता तो फिर बिना प्रेगनेंसी के ये तीनों निकलते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान एचसीजी निकलता है, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोफिन, और उसी की वजह से जो है ये वॉमिटिंग की कंडीशन आती है, तो क्रॉनिक गोनेडोट्रोफिन इसका आंसर आ जाएगा, डी इसका आंसर आ जाएगा। नोजिया एंड वॉमिटिंग जिसको मॉर्निंग सिकनेस बोलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रोबेबली कॉज बाय हाई लेवल ऑफ एचसीजी, किसकी वजह से होता है ये, हाई लेवल ऑफ एचसीजी, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोफिन की वजह से होता है। लो ब्लड शुगर रिलेटेड टू फास्टिंग व्हाइल asleep एंड altered कार्बोनेटेड मेटाबॉलिज्म, ये भी कुछ रीजन है इसके होने के, मेन रीजन इसका एचसीजी। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मॉर्निंग सिकनेस का मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, इजी है, जल्दी से आंसर करो। देखो कहाँ पे पूछा गया, इग्नू पोस्ट बेसिक नर्सिंग 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बीएसएफ स्टाफ नर्स 2015 में पूछा गया है, मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली डिसअपियर्ड बाय एंड ऑफ, कब ये डिसअपियर हो जाता है, कब खत्म हो जाता है, याद रखना 3 महीने के बाद ये खत्म हो जाता है, तो 3 मंथ इसको लग जाते हैं। तो मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली स्टार्ट अबाउट 4 to 6 वीक, 4 से 6 हफ्ते में स्टार्ट हो जाता है आफ्टर कंसेप्शन, जैसे ही कंसेप्ट होगा बेबी कंसीव होगा तो ये आएगा, क्योंकि एचसीजी आ गया मार्केट में। पीक बिटवीन 8 से 11 वीक, 8 से 11 वीक में पीक होगा इसका, एंड सबसाइड स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद सबसाइड हो जाएगा, कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, बिटवीन 12 से 16 वीक ऑफ गेस्टेशन, मेनली एट 12 वीक। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कहाँ पे पूछा गया है, सफदरजंग में पूछा गया है, सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में पूछा गया है 2018, नर्सिंग ऑफिसर 1 लाख की तनख्वाह के लिए क्वेश्चन, तो सर जवाब दो और 1 लाख ले जाओ। तो देखो, द नर्स इज टीचिंग अ प्रेग्नेंट क्लाइंट अबाउट द मॉर्निंग सिकनेस। अब मॉर्निंग सिकनेस के लिए नर्स जो है प्रेग्नेंट क्लाइंट को टीच कर रही है इन प्रेगनेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन एंड सिम्टम वुड इंडिकेट अ नीड फॉर फर्दर एजुकेशन। अब नर्स जो थी वो एक प्रेग्नेंट क्लाइंट को समझा रही थी कुछ चीजें मॉर्निंग सिकनेस के रिलेटेड, अब उनमें से कौन सा ऐसा साइन और सिम्टम था जिसने नर्स को कहा कि नहीं इसको और इसके ऊपर एजुकेशन देने की जरूरत है। क्या विजुअल
डिसबैलेंस हुआ, ठीक है, डिस्टर्बेंस हुआ, विजुअल डिस्टर्बेंस हो रहा है मॉर्निंग सिकनेस में, रैपिड वेट गेन हो रहा है तो प्रेगनेंसी में तो वेट गेन होगा ही। जर्नलाइज और फेशियल एडीमा, मैंने पीछे ही आपको बताया था, अगर आंख पे पास यहाँ वहाँ को एडीमा हो रहा है तो ये पीआईएच की कंडीशन हो सकती है। तो जर्नलाइज और फेशियल एडीमा जैसे ही होगा तो इसको फर्दर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो प्रेजेंस ऑफ इरेगुलर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन ये तो होती रहती है, तो ये नहीं आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, सी आएगा। तो सी इसका आंसर है। तो जनरलाइज और फेशियल एडिमा इन मॉर्निंग सिकनेस में भी इंडिकेटिव ऑफ हाइपर टेंशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, हाइपर टेंशन है प्रेगनेंसी में, ये इंडिकेशन है, तो इसको जल्दी से ट्रीट करना है, ठीक है, तो ट्रीट करना है क्योंकि आगे कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। ऑल दो विजुअल डिसबैलेंस, तो जो विजुअल डिस्टर्बेंस है, देखने में दिक्कत है, रैपिड वेट गेन और आल्सो वार्निंग साइन ऑफ प्रेगनेंसी, बट ज्यादा वार्निंग क्या है अभी, फेशियल एडिमा है, जनरलाइज एडिमा। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राग एमएससी नर्सिंग 2017-18 दोनों साल सेम क्वेश्चन, क्या पूछा गया है, ड्यूरिंग अ रेगुलर पेशेंट विजिट, तो पेशेंट रेगुलर विजिट में अ पेशेंट क्लाइंट, जो प्रेग्नेंट क्लाइंट है, ड्यूरिंग ए रेगुलर प्री नेटल विजिट, जो प्री नेटल विजिट हो रही है उसमें जो प्रेग्नेंट क्लाइंट है वो रिपोर्ट कर रहा है हर्ट बर्न, वो कह रहा है बार बार मुझे हर्ट बर्न हो रहा है, मैंने पीछे ही हर्ट बर्न के ऊपर बता दिया कि स्टमक को जगह कम है उससे भी हो रहा है, और उसके बाद टोन कम हो रही है स्फिंक्टर की, इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन कम हो रही है प्रोजेस्टेरॉन के इन्फ्लुएंस में, उसकी वजह से बैक जीआरडी होता है। तो क्या लिखा है, टू मिनिमाइज हर डिस्कम्फर्ट नर्स शुड इंक्लूड विच सजेशन इन द प्लान ऑफ केयर, तो अब नर्स उसको क्या सजेस्ट करेगी करने के लिए, क्या उसको पेंटॉप खाने के लिए दे देगी, तो ये खाने को ड्रग ड्रुग नहीं दिया जाता है, क्या किया जाता है, ड्रिंक मोर सिट्रस जूस एसिडिटी बढ़ाएगा, तो ये बिल्कुल नहीं करेंगे। ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, थोड़ी थोड़ी खाना खाओ, थोड़ी थोड़ी देर के बाद खाना खाओ, और बिल्कुल पेट भर के ही मत खाओ, है ना, कम खाओगे तो उससे कम एसिड, तो बिल्कुल सही इसका बी इसको हम करेंगे। लिमिट फ्लूइड इनटेक, तो बिल्कुल नहीं करना है। टेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये भी नहीं करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील। इज इट क्लियर? तो देखो, heartburn during pregnancy is common due to रिलैक्सेशन ऑफ लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो रोकता ही नहीं है, वो जो एसिड आ रहा है, जीआरडी हो रहा है, उसको पूरी तरह से रोक नहीं पाता है, इनकम्पिटेंट हो जाता है। पेशेंट शुड एडवाइज टू अवॉइड ओवर ईटिंग, तो पेशेंट को अवॉइड करते बोलते हैं कि हम आज ज्यादा खाना मत खाओ, ओवर ईटिंग मत करो, ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, थोड़ा थोड़ा खाना खाओ, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लो, एंड नॉट टू गो द बेड इमीडिएटली आफ्टर मील, और खाना खाने के बाद तुरंत बेड पे मत लेट जाओ, थोड़ा सा बैठो या थोड़ा सा वॉक कर लो माइनर सा। डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी शुड बी लाइट, और प्रेगनेंसी के दौरान लाइट डाइट होनी चाहिए, बिल्कुल पेट भर के बारीक भरकम मोमो चाउमीन नहीं खाना है, नहीं तो बच्चा भी जो है वो मोमो चाउमीन ही हो जाएगा। तो न्यूट्रिशन होगा इजीली डाइजेशन एंड रिच इनटू प्रोटीन, प्रोटीन में रिच होनी चाहिए, फाइबर्स उसमें अच्छे होने, डाइटरी फाइबर्स अच्छे होने चाहिए, पूरा रेशो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, मिनरल्स एंड वाइटामिन सफिशिएंट अमाउंट के होने चाहिए, तो तब जाके जो है माँ भी और बच्चा भी दोनों सुरक्षित और सही रहेंगे। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जीएमसीएच चंडीगढ़ में पूछा गया है, स्टाफ नर्स 2019 में। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब कॉन्स्टिपेशन होती है प्रेगनेंसी के दौरान, उस टाइम पे क्यों होती है कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है, बेसिकली होता क्या है, प्रोजेस्टेरॉन जो है ना, प्रोजेस्टेरॉन बाउल मूवमेंट को भी स्लो कर देता है, क्लियर, तो बाउल मूवमेंट स्लो होती है, उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होती है। तो कैसे करेंगे, तो यार फाइबर्स को बढ़ाएंगे, डाइटरी फाइबर बढ़ा देंगे तो कॉन्स्टिपेशन रिलीव होगा, तो कहाँ पे फाइबर लिखा है कहीं, लेइंग फ्लैट ऑन द बैक व्हाइल स्लीपिंग, ऐसा कुछ नहीं है भाई। इंक्रीज द इनटेक ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट, तो देखो फ्रूट और वेजिटेबल आगे ज्यादा खिलाओ, फाइबर ज्यादा खिलाओगे तो इंटेक, रिड्यूस आयरन, इसका कोई लेन देन नहीं, टेकिंग ए माइल्ड ओवर, ये भी नहीं है, लैक्सेटिव तो देना ही नहीं है भाई इसको, तो बी इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? यूज टू ईट हाई फाइबर फूड सच एज होल ग्रेन्स देंगे, फ्रूट देंगे, वेजिटेबल देंगे टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ आ गई। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एग्जाम एनसीएल में आया हुआ है, ये संगरोली कोई जगह है, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, नर्स केयरिंग अ हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी, अब नर्स जो है वो केयर कर रही है एक हाई रिस्क प्रेग्नेंट लेडी को विद हार्ट डिजीज, अब एक नर्स जो है वो केयर कर रही है एक प्रेग्नेंट लेडी को जिसको कोई हार्ट डिजीज है। Must know that which one of the following vascular lesion cause death in labor, तो लेबर में कौन सा वेस्कुलर लेजन जो है वो वेल्वुलर लेजन। अब वेल में देखो ज्यादातर क्या होता है, जो फीमेल होती है जो प्रेग्नेंट होती है उसको हार्ट में स्टेनोसिस की प्रॉब्लम होती है, ज्यादातर देखी गई है। कौन सा स्टेनोसिस होता है, वो आयोटिक स्टेनोसिस होता है, ठीक है, आयोटिक रिगर्जिटेशन होती है, मिचरल स्टेनोसिस होता है, मिचरल स्टेनोसिस जो बाइकास्पिड वेल्व होता है
जो बाइकस्पिड वेल्व होता है, लेफ्ट साइड होता है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो बाइकस्पिड वेल्व होता है उसमें स्टेनोसिस हो जाती है, उसकी वजह से फीमेल जो है उसकी डेथ हो सकती है लेबर के दौरान, ये याद रखना है। अब मिक्सचरल स्टेनोसिस क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में पढ़ेंगे, बट अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, बता देता हूँ। देखो वेल्व जो है ना, वेल्वुलर हार्ट डिजीज, जो वेल्वुलर हार्ट डिजीज होते हैं मेनली मिचरल स्टेनोसिस होता है। मिचरल, देखो ये हार्ट है, ये हार्ट है, क्लियर, ये हार्ट है, और ये ऑरिकल्स आ गया राइट ऑरिकल, ये आ गया आपका लेफ्ट ऑरिकल, और ये आ गया आपका राइट वेंट्रिकल, ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल के बीच में आने के लिए इसको एक यहाँ पे वेल्व होता है और यहाँ पे दूसरा वेल्व, ये होता है ट्राइकस्पिड वेल्व, ये होता है बाइकस्पिड वेल्व, इसी को हम मिचरल वेल्व भी बोलते हैं, क्लियर। तो ये जो मिचरल वेल्व होता है इसमें दिक्कत आ जाती है, जिसमें ये ब्लड जो है वो रिगर्जिटेट हो जाता है लेफ्ट ऑरिकल में, यहाँ पे दिक्कत आती है, ये मिचरल वेल्व की मिचरल वेल्व स्टेनोसिस होता है। अब देखो मिचरल स्टेनोसिस इज द कॉमनेस्ट हार्ट लेजन अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 80% केसेस में देखा जाता है। इट्स मोर्टेलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेंज बिटवीन 5 to 15%, तो 5 से 15% में मोर्टेलिटी हो जाती है, मदर की डेथ हो जाती है। वुमेन विद वेल्वुलर डिजीज विल डू वेल इन प्रेगनेंसी। अब देखो वुमेन विद वेल्वुलर डिजीज will do well in pregnancy but condition like severe micturial stenosis, लेकिन अगर severe micturial stenosis की कंडीशन होगी या aortic stenosis की कंडीशन होगी can cause significant maternal morbidity and mortality, मदर को morbidity और mortality तक, मृत्यु तक पहुंचा देती है ये कंडीशन। अब मिचरल स्टेनोसिस क्या हो गया, मिचरल स्टेनोसिस इज ए फॉर्म ऑफ वेल्वुलर हार्ट डिजीज, वेल्व में डिजीज है, वेल्वुलर हार्ट डिजीज है कैरेक्टराइज्ड बाय द नैरोइंग ऑफ द हार्ट मिचरल वेल्व, तो नैरोइंग हो जाती है हार्ट मिचरल वेल्व की, इसमें नैरोइंग हो जाती है, तो विच रिस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया ही नहीं, तो स्टेनोसिस हो गई, वहां पे छोटी सी जगह बन गई। इज इट क्लियर? तो देखो आज हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें, आज हमने कंप्लीट कर दिया ईडीडी और साइंस वाला वो जो टॉपिक था वो आज हमने कंप्लीट कर दिया, बहुत सारे एमसीक्यूज आपको करवाए गए हैं। अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है इन एमसीक्यूज को रिवाइज करना, रिवाइज करना, रिवाइज करना, फिर जाके सिलेक्शन होगा। आप जो मेहनत कर रहे हो, रोज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, रोज अपने टॉपिक्स पढ़ रहे हो, रोज लेक्चर्स को देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, जो ये सब मैं चीजें बोल रहा हूँ, अगर आप ये सब कर रहे हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आज का दिन नोट कर लो, इसके बाद लगभग 6-7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद जो भी आप एग्जाम दोगे जरूर आपका सिलेक्शन होगा। देखो मैं सिंपल से आपको एक बात बोलूं, नर्सिंग कंप्लीट हो गई है, रुकना कब तक नहीं है, चाहे आपका पहला अटेम्प्ट है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, जब तक आपके पास अटेम्प्ट है 30 साल तक, 30 ईयर्स तक आप नॉर्सेट का एग्जाम दे सकते हो, साल में 2 बार हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आरआरबी 40 साल तक दे सकते हो, उसके बाद ईएसआईसी 30 साल तक दे सकते हो, दुनिया भर के नर्सिंग एग्जाम्स हैं। जब तक आपकी जॉब नहीं लगती है तब तक हम रुकेंगे नहीं, ये प्रॉमिस आज मुझसे करो कि जब तक सर मेरी जॉब नहीं लगेगी तब तक मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा। देखो आज नहीं लग रही है, टाइमिंग सही नहीं होगी, कल नहीं लग रही है, परसों नहीं लग रही है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये कह के हटो, लेकिन मेहनत जरूर करो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं अगर तुम 1 साल 6 महीना एक बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में रोज एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, रोज टेस्ट दोगे, एनालाइज करोगे खुद को, खुद की गलतियों पे काम करोगे, बस पढ़ने की एक्टिंग नहीं करोगे। पढ़ने की एक्टिंग मतलब क्या, कुछ स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ वो क्या करते हैं, रेगुलरली पढ़ेंगे 5-8 घंटा, बस वही सब्जेक्ट जो उनको आता है, रिवाइज करेंगे नहीं, नई नई चीजें पढ़ेंगे, भर भर की किताबें रखी हैं, टारगेट है, पीआर यादव, एनक्लेक्स, मॉस्बी, सॉन्डर्स, मिशन परिचारिका, उसके बाद अलग अलग तरह के बुक्स रख ली हैं। भाई पढ़, तुम अगर एक भी नहीं पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। तो बेसिक बुक पीआर यादव अगर आपने पढ़ी हुई है, ढंग से पढ़ी है, तो कोई कमी नहीं है इस बुक में, इस बुक से बहुत सारी चीजें निकल जाती हैं। तो रीड 1 बुक 10 टाइम्स, नॉट 10 बुक इन 1 टाइम। एक किताब को जब आप 10 बार पढ़ोगे तब आपका सिलेक्शन होता है, 10 किताबों को एक बार पढ़ने से कोई सिलेक्शन वलेक्शन नहीं होता, बस दिमाग खराब होता है। और आपको अपनी लाइन पता होनी चाहिए मुझे कितना पढ़ना है। ये पीआर यादव मैंने इसीलिए उठाई क्योंकि कोई फालतू क्वेश्चन है ही नहीं, वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया है। बाकी बुक्स मैंने उठाई इसलिए नहीं क्योंकि इस बुक में दिया ही वो है जो एग्जाम में आया है, और इस यहाँ से हमको एग्जैक्टली पता चल रहा है कि एग्जाम में क्या पूछ रहा है, हमको हमको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ये तीनों सवालों के जवाब ये किताब हमें देती है। तो अब ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाई भी जा रही है, तो आप मेहनत करो, सिलेक्शन लो और आगे बढ़ो। हमारे लिए गिफ्ट सबसे बड़ा हमारे कमेंट में, जब तुम कमेंट सेक्शन में, तुम बच्चा, तुमसे बात कर रहा हूँ, तुम जब कमेंट में लिखोगे कि मेरा सिलेक्शन हो गया, वो दिन मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, उस दिन बहुत मजा आएगा। और मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे साथ, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा उस दिन मैं तुम्हें वीडियो कॉल यहाँ से करूंगा और तुम्हारे साथ बात करूंगा।
उस दिन हम अच्छे से गप्पे मारेंगे। इसलिए सिलेक्शन लो, बढ़िया से सिलेक्शन लो। कहीं भी डाउट आता है कमेंट में पूछो। जितना हो सकता है वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और आगे बढ़ो। ये तीनों कम्युनिटीज व्हाट्सएप, इंस्टा और आपका साथ में टेलीग्राम, तीनों जगह पे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि तीनों पे फ्यूचर में बहुत कुछ प्लान हो रहा है। प्रेजेंट में इनमें क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हाट्सएप पे रोज सुबह क्वेश्चन आते हैं, 6-7 क्वेश्चन। टेलीग्राम पे रोज क्वेश्चन आते हैं। इवन लिंक आपको सारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भेजे जाते हैं। इंस्टाग्राम पे रोज नोट्स, अलग अलग तरह के नोट्स चढ़ाए जा रहे हैं। टीम मेहनत कर रही है इस सब में। तो इन तीनों चीजों पे आपको फॉलो करना है, तीनों चीजों पे जुड़ जाना है, क्योंकि पैरामेडिक्स है तो तभी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। पैरामेडिक्स नर्सिंग बोर्ड आपकी सिलेक्शन के लिए एक एक चीज कर रहा है। तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू, बेस्ट ऑफ लक।